हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हैं घटना चक्र। इससे पहले दोस्तों कादम्बरी का जो कथा मुख है, कादम्बरी का कथा मुख हम करा दिया है, ठीक है। और सुकनाशोपदेश भी आपका हो चुका है, तो सुकनाशोपदेश ये भी आपका करा दिया है। और दोस्तों शिवराज विजय, ठीक है, शिवराज विजय, ये तीनों पार्ट्स करा दिए हैं। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित है, सुकनाशोपदेश ये बाणभट्ट द्वारा ही लिखी गई है, और शिवराज विजय किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने। तो ये क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप ये क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए है मेघदूत, और आपके पाठ्यक्रम में संपूर्ण मेघदूत दी गई है, इसकी डिटेल संपूर्ण करा दी है। दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में से या प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मेघदूत से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंसान विद्वान नहीं होता है कि कोई इंसान विद्वान है हम अलग से हैं, अरे उसकी जो है रैंक अच्छी आ गई, वो पास हो गया, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ऐसा कोई भी नहीं है। सभी समान हैं, आप हुए, हम हुए, अदर हुए, सभी समान हैं। फ़र्क क्या है कि वो रिवीजन कैसे करते हैं और आप रिवीजन कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। आपने कौन सा टॉपिक कवर किया है। और कुछ लोग क्या होता है, कुछ हमारे जो भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, वो घंटे कवर करते हैं कि हमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन 4 घंटे में एक टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो ये 4 घंटे आपके बेकार हैं। तो जो विद्वान बनते हैं, जो अच्छी रैंक लेकर के आते हैं, उनका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। किसके हिसाब से? अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को वो कंप्लीट करने के बाद में अपना प्रश्न पत्र हल करते हैं। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो घंटे ना गिने, रिवीजन करें टॉपिक के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब तक आपके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप खुद को जांचेंगे कि आयोग द्वारा किस तरीके के क्वेश्चन आपके मेघदूत से बनकर के आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो मेघदूत में जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। मेघदूत लिखा किसने है? ये कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने, ठीक है। और इसमें जो है वस्तु निर्देशात्मक आपका जो है क्या है, जो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। एक होता है आश्रितात्मक, एक नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास हैं। कौन है? कालिदास हैं। और कालिदास जी की दोस्तों 7 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 7 रचनाएं हैं, जिसमें नाटक हैं आपके 3। कितने नाटक हैं? नाटक दोस्तों आपके 3 हैं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्रम। और आपके काव्य ग्रंथ हैं 2। कितने ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ हैं में आपके रघुवंशम और आपका कुमार संभव, ठीक है। और इसके बाद में आपके जो हैं गीति काव्य हैं, यानी कि मेघदूतम और ऋतु संहार, ये सभी क्या हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। तो ये 3 हुए, 2 ये हो गई और ये आपकी हो गई 3। तो इस प्रकार से कितनी हो गई आपकी? यानी कि आपकी जो है 7 रचनाएं हो गई। 3 नाटक हैं, 2 आपके काव्य हैं और 2 ही आपके जो हैं मेघदूतम और ऋतु संहार हैं। इस तरीके से कालिदास की 7 रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूत किस विधा की रचना है? तो ये गीति काव्य है। कैसा है? गीति काव्य। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ये मेघदूत किसके अंतर्गत आता है? देखो आप इसमें क्या समझना है कि आयोग क्वेश्चन पूछता कैसे है, आयोग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी वो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बदल जाता है, आंसर इसका वही रहता है। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो गीति काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो मेघदूतम जो है किस श्रेणी का काव्य है? श्रेणी पूछा है, तो इसमें जो है आपका दूत काव्य है। ये क्या है? मेघदूत में दूत काव्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूतम है
क्या है मेघदूतम? तो मेघदूतम आपका खंड काव्य है। नेक्स्ट है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है, संदेश काव्य। देखो इसमें क्या बताया गया, यक्ष था और यक्ष को कुबेर ने शाप दिया था। किसने दिया था? कुबेर ने शाप दिया था। ये यक्षराज थे कुबेर। क्यों दिया गया था? क्योंकि दोस्तों यक्ष जो थे काम करते थे फूल चुनने का, और ये जो है सुबह के फूलों को शाम को ही चुन के रख देते थे, क्योंकि यक्ष की शादी नई नई हुई थी तो अपनी पत्नी के प्रेम में ये ज़्यादा ही थे। तो एक बार कुबेर को ये पता पड़ गया, क्योंकि कमल के अंदर भंवरा बंद था, तो उन्होंने जैसे ही भंवरे को जाते हुए देखा तो वो समझ गए कि ये रात्रि के फूल हैं। तो इनको जो यक्ष को जो शाप दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि इन्होंने जो है उनके कार्य की सही तरीके से कार्य को नहीं किया, इसलिए इनको 1 वर्ष का वनवास दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इनका जो मेघदूत को जो दिया गया है कि इसमें संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से जाना जाता है, तो वो गीति काव्य से जाना जाता है। मेघदूत किस विधा का काव्य है? तो ये किस विधा का काव्य है? ये दोस्तों आपका खंड काव्य है। खंड काव्य है। क्या है? मेघदूत खंड काव्य है। ठीक है, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो ये है खंड काव्य की। मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त किसमें है? तो कथा वस्तु उपखंडों में विभक्त है। कितनी है? यानी कि इसमें 2 हैं खंड इसके, एक है आपका पूर्व और एक है आपका उत्तर में। ठीक है, 2 खंड हैं, तो ये खंडों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य कितने सर्गों में विभक्त है? तो सर्गों में कितने में है बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। अभी बताया है ना, 2 सर्गों में ही ये विभक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, यक्षचक्रे जनकतनिया, इस श्लोकांश में जनकतनिया कौन है? जनकतनिया कौन है इसमें? तो इसमें जनकतनिया है यक्ष की पत्नी। ठीक है, कौन है? यक्ष की पत्नी। अगला क्वेश्चन है, तस्मिन् नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः स कामी, यहाँ आद्रौ का तात्पर्य क्या है? तो आद्रौ का तात्पर्य है पर्वत से। किससे है? पर्वत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मिन् नद्रौ कतिचिद बल विप्रयुक्त स कामी, मेघदूत की इस पंक्ति की आगे की पंक्ति कौन सी है? तो इसकी जो आगे की पंक्ति है वो है, नीत्वा मशांकन कवल ये भ्रम से रिक्त प्रकोष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, यक्ष ने मेघ को किस महीने के प्रथम दिवस को देखा था? तो आषाढ़ के महीने को देखा था। हिंदी में आता है आषाढ़। ठीक है, सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन माह पूष, तो ये अगहन जिसमें जो है आषाढ़ के पहले महीने में पहले दिवस माने होता है दिन, तो आषाढ़ का महीना है। ठीक है, 8 महीने बीत चुके हैं, तो कितने महीने बचे हैं? 4 महीने शेष बचे हैं। नेक्स्ट है, कंठाश्लेष प्रयणीन जने किम पुनर्दुर संस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? तो जन शब्द जो है यक्ष का बोधक है। किसका है? यक्ष का। नेक्स्ट है, कंठाश्लेष प्रयणीन जने, इसमें जन शब्द से किसकी ओर संकेत है? तो जन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? यक्ष के लिए। 2004 में आया है दोस्तों क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट है, कंठाश्लेष प्रयणीन, कंठाश्लेष प्रयणीने जने किम पुनर्दुर संस्थे, इसमें जन शब्द है, तो जन शब्द किसके लिए है? यक्ष के लिए, है ना। कैसा देखो क्वेश्चन को मतलब घुमा दिया है, आंसर वही है। तो क्वेश्चनों को घुमा घुमा करके जो है पूछा जाता है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, लेकिन आता दोस्तों आपके किससे है? पाठ्यक्रम के अंदर से ही आता है। इसलिए फ्रेंड्स अपने पाठ्यक्रम को आप बिल्कुल जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमुतेन स्वकुशलमयी हार्यस्य नुप्रवक्तिम, प्रस्तुत श्लोकांश में जीमुतेन का अभिप्राय है। तो जीमुतेन का अभिप्राय क्या है? पवन से है, शरंग से है, शकुंतला से है, यशोमती से है। तो ये जो है 2005 में आया था। तो इसमें दोस्तों क्या है दिया गया था कि जीमुतेन जो है इसका जो है सकुशल मतलब आंसर नहीं दे पाए थे। तो अभिप्राय वैसे देखा जाए तो ये मेघ के लिए है,
इसमें मेघ के लिए बात हुई थी। इसमें देखो पवन, शकुंतला, यशोमती, ये चीज़ें तो आई नहीं हैं, और मेघ होता तो सही था। तो आयोग ने इसको क्या मान लिया, सबके लिए कंपलसरी मान लिया था। ठीक है, सबको कॉमन नंबर दिया गया था। नेक्स्ट है मेघदूत में धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपात है। तो सन्निपात है क्या है, मेघदूतम, तो मेघ है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः भवति। तो सन्निपातः भवति क्या है, मेघ। नेक्स्ट है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अभिप्राय है। तो सन्निपात का अभिप्राय जो है वो है मेघ समूह से। किससे है, मेघ समूह से। ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः किसके लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है मेघ के लिए। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है, यानी कालिदास के अनुसार किसका संबंध जो है मेघ से नहीं है। तो मेघ का संबंध जो वृक्ष से नहीं है, धूम्र से है, ज्योति से है, सलिल से है, लेकिन वृक्ष से नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन है कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि में मेघ बनता है। तो ये कितने की बनता है दोस्तों, 4 के अनुसार बनता है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये करा भी दिए हैं। आपकी जो है जो महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक थे वो सारे करा दिए गए हैं, डिटेल करा दी है। ठीक है, तो कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बना है, 4 तत्वों से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेघदूत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यांच्वा मोघा परमधिगुणे नाधिमे लब्ध कामाम। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है, अधिगुणे शब्द से किसका बोध हुआ है, तो ये बोध हुआ है मेघ से। यांच्या मोगा परमधिगुणे नाधिमे लब्ध कामा, इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत हुआ है, अधिगुणे। तो ये अधिगुणे हुआ है मेघ से। ये कहाँ से आए हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी टिप्पणियाँ हैं ना, टिप्पणियों में से बन के आते हैं ये, तो टिप्पणियों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यांच्या मेघा वर्मिगुणे नधिमे तत्व कमा, यही पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। तो ये पंक्ति कहाँ से है, मेघदूत से है। अब तो आप बता देंगे क्योंकि मेघदूत के क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको समझना भी चाहिए। देखो मोघा आया है, तो मोघा से आप क्या कर देंगे, मेघदूत। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी आप ट्रिक भी लगाना सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन है न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनश्यथोच्चयी। तो इसका क्या है, मेघदूतम। क्या आंसर आएगा इसका दोस्तों, मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनरस्थोच्चयी। यह श्लोकांश उद्धृत है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपके मेघदूत से। अगला क्वेश्चन है रिक्तः शर्वो। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट है रिक्तः शर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवा। यह श्लोकांश उद्धृत है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, मतलब कहने का है क्योंकि खाली हुए सब हल्के होते हैं, भरा हुआ सोना भारीपन का कारण होता है। तो यह कहाँ से लिया गया है, ये मेघदूत से लिया गया है। नेक्स्ट है रिक्त शर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह सूक्ति आपकी मेघदूत से ली गई है। अगला क्वेश्चन है रिक्तः शर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है। तो किस ग्रंथ से है, ये मेघदूत ग्रंथ से है। सबसे अधिक लघु, लघु माने होता है हल्का, सबसे अधिक लघु कौन होता है, तो ये होता है आपका रिक्त। सबसे अधिक यानी कि हल्का रिक्त होता है। इसका उल्लेख मेघदूत के 20वें श्लोक में दिया गया है। ठीक है, ये लघु का जो अर्थ दिया गया है उल्लेख जो है 20वें श्लोक में है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है स्त्रीणा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह जो ली गई है ये मेघदूत से ली गई है। किससे ली गई है, मेघदूत से, क्योंकि इसमें कहा गया कि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव प्रथम प्रणम में वाक्य होता है। जो स्त्रियों का प्रेम भाव होता है ये पहला ही प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों का पहला
प्रणय वचन क्या होता है? प्रेम की बातें करना, सामने लज्जा करना, विभ्रम प्रदर्शन करना, सामने आहा कर हट जाना। तो दोस्तों देखिए स्त्री का जो पहला प्रणय वचन होता है वो है विभ्रम प्रदर्शन करना। क्या करना? विभ्रम प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? तो स्त्रियों का जो आशाबंध होता है वो होता है कुसुम सदृश। कुसुम सदृश माने कि फूलों के समान होता है। नेक्स्ट है संप्रत्यंते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणा। इस श्लोकांश में दशारणा है। दशारणा दोस्तों एक देश है। क्या है? दशारणा एक देश है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं आया? देखो नर्मदा, विदिशा, उज्जैनी ये सभी आई थी, लेकिन अयोध्या का कहीं वर्णन नहीं हुआ है, नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका नहीं के लिए अयोध्या बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेघदूत में यच्छ वक्र पंथा यद्यपि भवता यादि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध किया है? तो ये किया है उज्जैनी में। किस में? उज्जैनी में है किया गया है। और दोस्तों देखिए इसमें 7 पर्वत आए थे, ये भी याद रखना, और 10 नदियों का वर्णन है। ये आपके लिए वीडियो बना दूंगी, उसमें आप देख लेना कौन कौन से पर्वत हैं और कौन कौन सी नदियों का वर्णन है। अगला है वक्र पंथा यद्यपि इत्येन का नगरी ज्ञाता भवती। तो यानी वक्रमान थोड़ा सा आपको घुमाव करना पड़ेगा, वह कौन सी नगरी में करना पड़ेगा? ये यक्ष ने मेघ से कहा था, तो ये है आपका उज्जैनी नगरी में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वनमुखी सा से तात्पर्य क्या है? सा, तो सा यानी कि ये किसके लिए कहा गया है? यक्षिणी के लिए। सीता का तो वर्णन है नहीं, विद्युत के लिए भी नहीं है, पार्वती के लिए नहीं है, सीधी सी बात है यक्ष यक्षिणी के लिए परेशान है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है नीचई, ये देखो नीचई है ना, ये पर्वत है, ठीक है। नीचई गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीचे पर्वत का जो वर्णन किया गया है ये मेघदूत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कश्यांत्यंत्यम सुखनुपनतम दुख में कांते तो वा नीचे गच्छत्युपरि च दशाचक्र नेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश क्या है? तो इस श्लोक का जो संदेश है यानी कि सुख दुख आया है, तो देखिए संसार में परिवर्तनशील दुख में स्थित रहना, तो सुख दुख तो आया ही नहीं, इसमें दुख आया है, तो यहाँ पे देखिए सुख दुख की बात हो रही है, तो ये आया आपका सी ऑप्शन में। सुख दुख परिवर्तनशील होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आज आपके पास में सुख है तो सुख आपका दुख में भी परिवर्तन हो सकता है, आज इनकी ज़िंदगी में किसी की में दुख है तो वो सुख में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सुख सुखी वाला ही हो दुख दुखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है ऐसे निराश मत होइए कि हम जो है टीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या पीजीटी नहीं कर पाएंगे। आप एक बार सुख का अनुभव तो करो, सकारात्मक सोच तो लेके आओ दोस्तों। अगर आप सकारात्मक सोच लेके आएंगे और आप अपने टॉपिकों के हिसाब से अपनी स्टडी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी सुख ही आएंगे, ठीक है। तो आप जो है सुखों का अनुभव कर पाएंगे। दूसरों को ये देख करके आप अपने अंदर ये मोटिवेशन तो लेके आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 4 बजे पढ़ता है तो मैं भी 4 बजे पढ़ूंगी। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे तभी आप जो है सुख को, जो दुख है वो सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। विंध्याचल जो है वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है मेघदूते विंध्याचलते प्रसरता का नदी वर्णिता। जो मेघदूत में विंध्याचल में कौन सी नदी का वर्णन किया गया? रेवा का, पहले में किया गया रेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? बिखरी हुई, तो बिखरी हुई आपकी ये रेवा है। कौन सी है? रेवा नदी, ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सापांतों में
भुजग शयन दूत्य थे शांग पाड़ो। यहाँ शांग्र पाड़ो का तात्पर्य क्या है? शांग्र पाड़ो का जो प्रयोग किया गया है वो भगवान विष्णु के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? शांग पाड़ो का मतलब होता है भगवान विष्णु से, यानी कि जो शांग माने होता है जो भगवान विष्णु के धनुष का नाम है शांग्र। क्या है? भगवान विष्णु के जो धनुष है उसका नाम है शांग्र। पाड़ो माने हाथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम काव्य में नायक विरहरी यक्ष को किस धारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? बताइए। पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, इसलिए पति पत्नी के कुछ वैमनस्य हो गया था, अपने कर्तव्य पालन से भूल करके कारण का शापवास। देखो यही था, क्योंकि इन्होंने जो अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया था, जो कुबेर थे उन्होंने ने शाप दिया था, तो कर्तव्य का पालन न होने के कारण इनके कर्तव्य को भूल गए थे, इसलिए इनको शाप मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो मेघ को जो दी गई है वो दी गई है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के, और ये 20वां श्लोक है, ठीक है, मेघदूत का। इसमें कहा गया है कि आप नर्मदा नदी में जल का पान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत में जो राजा का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका उदयन का, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम क्या है? शिवलिंग का नाम है महाकाल। ये महाकाल सबकी नैया को पार करेंगे, सबका समय अच्छा लेकर के आएंगे, तो बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक हैं। पुष्करावर्तक क्या हैं? मेघों का कुल। पुष्करावर्तक का मतलब मेघों का कुल। नेक्स्ट है, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? तो राजहंस जो है मानसरोवर को जाने को उत्सुक होते हैं। कहाँ पर होते हैं? मानसरोवर को, जो कैलाश के पास में है, यानी कि मानसरोवर हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत पर स्थित है ये। तो ये कहाँ पर जाने को होते हैं? मानसरोवर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? यानी कि जो मेघदूत है उसमें कैलाश तक जो है मेघ का जो सहपात दोस्त जो है वो कौन है? तो वो है आपके राजहंस। ये राजहंस जो हैं इनके सहयात्री रहे थे, किसके? मेघ के। ठीक है। मेघदूतम में दिग्नाग का क्या है? तो दिग्नाग जो है ये बौद्ध के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी दोस्तों? वो थी आपकी, विदिशा से याद कर सकते हैं, वेत्रवती। वो आ रहा है वेत्रवती, इसमें नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है। कथानक का जो मूल स्रोत है ये क्या है? ये कवि कल्पित है। कैसी है ये? ऐतिहासिक नहीं है, जनश्रुति पर भी आधारित नहीं है, ये कवि कल्पित द्वारा है, ये कवि ने कल्पना की गई है। नेक्स्ट है, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? तो यक्ष की जो पत्नी है वो रहती थी अलकापुरी में। कहाँ पर रहती थी? अलकापुरी में ये रहती थी यक्ष की यक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरहणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? विरहणी, विरह लगा हुआ है, दुख क्यों है? क्योंकि इनके पति जी को श्राप मिला है। ठीक है। तो ये कहाँ पर रह रही थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये अलकापुरी में रह रही थी। कहाँ पर रह रही थी? अलकापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो किस नगरी का है? इसमें जो है मेघदूत में अलका का है, और आप आराम से बता सकते हैं। देखो अयोध्या का तो वर्णन है नहीं, कांची का भी नहीं है, मथुरा का भी नहीं है, अलका का है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो ये होता है आपके मेघदूतम में। किस में होता है? मेघदूतम में। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? तो कैलाश पर्वत में जो नगरी बसी है वो आपकी कौन सी? अलकापुरी। देखो आपको डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी। देखो इसमें द्वारिकापुरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, हाँ उज्जैनी का वर्णन है लेकिन नहीं है इतना, अलकापुरी है, इसमें पाटलिपुत्र है ही नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए आप जो है अलकापुरी में ही लगाएंगे सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम के यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? तो ये करती है फूलों से। किससे करती है? क्योंकि इनके शाप दिवस किसने दिया था? जो शाप दिया गया था वो किस कारण दिया गया था? फूलों के कारण ही दिया गया था। फूल ही तो चुनने थे उन्हें, यक्ष फूल का काम करते थे। तो इसलिए ये गणना उन्हीं की करती है कि फूलों के कारण मेरे पति जो हैं शाप से ग्रसित हो गए। तो पुष्पों से करती हैं। नेक्स्ट है मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो ये होती है चातक। और चातक ने ये कहा था कि जिसको देखो आप उसके सामने अपने दुख को मत कहो। तो आप भी फ्रेंड्स जो भी आपको मिले उससे अपने कहने लग जाओ, अरे मेरा तो टेडी पास नहीं हुआ, टेडी पास नहीं हुआ, टीजीटी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये सब कुछ हमारी खुद की गलती होती है। तो जो कोई दिखे उसके सामने नहीं, आप अपने आप से कहो कि मेरी गलती कहाँ है, तो अभी आप जो है कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येण शब्द आया है। यहाँ पर न का ड़ किस सूत्र से हुआ है? तो यह किस सूत्र से हुआ है? कुमति च। किससे हुआ है ये? कुमति च से हुआ है। अगला क्वेश्चन है यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो कितना समय बीत चुका है? 8 महीने। अब देखिए इनको जो है श्राप मिला था वो 12 महीने का मिला था। 8 महीने बीत गए, शरीर दुबला पतला हो गया पत्नी के विरह में। बचे कितने? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने समय बीत जाने पर जो मेघ को यक्षिणी के पास में भेजा था। ठीक है, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने। तो ये मानी है 4 महीने। कितनी मानी है? 4 महीने। मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? तो जो शाप जो था 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का नहीं, 1 वर्ष का था। और ये आप अच्छी तरीके से कब इसका आंसर लगा सकते हैं? जब आपने मेघदूत को डिटेल से पढ़ा होगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ी होगी तो आंसर जो है आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आपने इसके सार को नहीं पढ़ा है, इसकी डिटेल को नहीं पढ़ा है, तो आप कन्फ्यूजन रहेंगे और जो है सही तरीके से आंसर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा? तो ये रहना पड़ा था 1 साल। 1 साल तक यक्ष जो हैं अपनी पत्नी से दूर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो 1 वर्ष का था। देखो प्रश्न को कैसे घुमा दिया है। इसमें पूछा है कि कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा, तो 1 वर्ष हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था, तो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न कैसे पूछ रहा है आयोग। तो अगर क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे तो आप जो आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। इसका आंसर है 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? तो इनके जो है प्रवास की अवधि, वनवास की अवधि जो थी 1 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, देव प्रबोधनी एकादशी। ये था आपका देव प्रबोधनी एकादशी। ठीक है, मेघदूत के यक्ष के शाप का जो अवसान था, अवसान का दिन, वो क्या था? देव प्रबोधनी एकादशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि है। तो ये है आपकी शाप के अंत की मतलब तिथि क्या है, कौन से दिन ये शाप से मुक्त हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे देवोत्थानी एकादशी के दिन। देवोत्थानी एकादशी यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लास्ट है, ज़बरदस्त है। और दोस्तों आप बताना कि आखिरकार आपको ये क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो तो सेशन को ज़रूर शेयर करना। जितने भी हमारे संस्कृत के मित्र हैं जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जो है आप खुद को आंक पाएंगे कि आखिरकार हम जो कितनी तैयारी में चल रहे हैं। तो यक्ष को शाप दिया गया था, किसने दिया था? यक्ष को जो शाप मिला था वो है आपका, यक्ष को शाप दिया गया था
वो कुबेर के द्वारा दिया गया था। कुबेर कौन थे? यक्षराज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में यक्ष शापित हैं तो कुबेर के द्वारा। किसके द्वारा हैं? कुबेर के द्वारा। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया? तो कुबेर ने दिया था। यक्ष का स्वामी कौन है? तो यक्ष का स्वामी कुबेर है। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने? तो ये बने थे रामगिरी के। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने थे? तो रामगिरी के ये बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? तो ये रहते थे दोस्तों आपके रामगिरी पर। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? तो ये था रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबेर द्वारा यक्ष के शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो वो रहने लगे थे अपने रामगिरी पर्वत पर। प्रश्न दोस्तों बहुत ही सरल हैं, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर लें, डिटेल को अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन वही आए हैं जो आपके बुक में दिए गई है पूरी डिटेल, है ना। तो ये साग किस पर्वत पर जाकर रहने लगे थे? रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? कहाँ पर कर रहा था? ये कर रहे थे रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष कुत्र निवसति? तो कहाँ पर रहते थे ये? रामगिरी पर। अगला क्वेश्चन है मेघदूते जनक तनयाश पुण्योदशकेषु इत्युल्लेखत परिचितो भवति? तो ये है आपका रामगिरी आश्रम। रामगिरी आश्रम ये LT का है। मेघदूतम में यक्ष का नाम था तो क्या था? हेममाली। क्या नाम था? हेममाली था। और इनकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। क्या नाम था पत्नी का? विशालाक्षी। देखो जो भी दोस्तों इसमें कठिन क्वेश्चन हैं वो समझ लीजिए PGT और आपके LT ग्रेड के हैं, लेकिन TGT के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। आप बस इसका सार पढ़ लेना, डिटेल पढ़ लेना, सारे आंसर आप खुद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है? तो यह बताया गया है उत्तर दिशा में। मेघदूतम का प्रधान रस है तो श्रृंगार रस है दोस्तों, क्योंकि इसमें वीरता दिखाई नहीं गई है, शांतपन भी नहीं दिखाया गया है, श्रृंगार रस को बताया गया है। तो मेघदूत का जो प्रधान रस है वो है आपका श्रृंगार रस। नेक्स्ट है मेघदूत का नायक है तो मेघदूत का नायक यक्ष है। और नायक आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। और नायिका आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है मेघदूत किस छंद से रचित है? तो दोस्तों देखिए मेघदूत जो है संपूर्ण जो है मंदाक्रांता से रचित है। ये मंदाक्रांता कैसे याद करेंगे? ये म आया है और म से मंदाक्रांता। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना। मेघदूत में संपूर्ण मेघदूत में ओनली एक छंद का प्रयोग हुआ है, वो है आपका मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो है आपका यही छंद मेघदूत में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका मेघदूते प्रयुक्तम छंद अस्ति? तो कौन सा है? मंदाक्रांता। मेघदूते प्रयुक्त छंदसो नामस्ति? मेघदूत में कौन सा छंद का प्रयोग है? नामस्ति माने नाम है, नहीं मत समझ लेना, नाम दिया गया है, नामस्ति यानी मेघदूत में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये है मंदाक्रांता। अगला क्वेश्चन है मेघदूत किस छंद से निबद्ध है? तो ये आपका मंदाक्रांता से है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मंदाक्रांता का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मंदाक्रांता का है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग है? मंदाक्रांता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघदूतम में प्रयुक्त छंद में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? जो मेघदूत छंद में जो मेघदूत में जो छंद प्रयोग किया गया है मंदाक्रांता, उसमें कितने अक्षर हैं? तो उसमें दोस्तों आपके 17 हैं। कितने हैं? 17। सप्तदश
नेक्स्ट है वेत्रवती नदी किस नगरी में बहती है? तो ये विदिशा में, अभी मैंने बताया था वश विदिशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्री विशालापुरी वर्तते। श्री विशालापुरी कहाँ पर है? ये उज्जैनी में है। कहाँ पर है? उज्जैनी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? तो मेघदूत में जो पद्य है मल्लीनाथ के अनुसार 121 हैं, 121 हैं मल्लीनाथ के अनुसार। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कुंद का पुष्प होता है। तो जो कुंद का जो फूल होता है, कुंद का जो पुष्प वो सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, इनको थोड़ा जान लीजिए। ग्रीष्म का जो होगा वो कमल होगा, वर्षा का कदम्ब, शरद का कमल, हेमंत का कुंद होगा, शिशिर का लोध होगा, वसंत का आपका कुर्बक होगा। ठीक है। यानी 6 ऋतुएँ होती हैं हमारी, और 6 ऋतुओं के ये फूल हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। अगला क्वेश्चन है शूली का अर्थ है। सूली का कांटेदार मत समझ लेना, सूली भगवान शिव को कहा गया है। सूली का अर्थ क्या है? शिव। अगला क्वेश्चन है आपका सफ़र से अभिप्राय है। सफ़र, तो सफ़र से अभिप्राय है जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली होती है, उसे बोलते हैं सफ़र। सफ़र जहाँ भी आ जाए और आंसर में अगर मछली हो तो मछली ही लगाना है। तो सफ़र का आश्रय क्या है? अभिप्राय छोटी मछली। कांतोदंत का अर्थ है, कांतोदंत का अर्थ है प्रियतम का वृतांत। प्रियतम का वृतांत। कौन सी प्रियतम? यक्षिणी का। किसने किया है? यक्ष ने। किसको संदेश भेजा है? मेघ को। लिखा किसने है मेघदूत? कालिदास ने। ठीक है, ये सब भी याद रखना। नेक्स्ट है कृतांत का अर्थ है। कृतांत, तो कृतांत का अर्थ होता है दैव। क्या है? देव कृतांत का अर्थ है। तो ये थे दोस्तों आपके मेघदूत से जितने भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं, संपूर्ण क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजी लगे होंगे अगर आपने मेघदूत को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन से देख लेना, या दोस्तों प्लेलिस्ट से जाके देखना। प्लेलिस्ट से आप जो है सारे जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सब कुछ करा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना, रिवीजन पर विशेष ध्यान देना। अभी आपके पास में टाइम है, अभी ऐसी कोई वो नहीं है कि हाय एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन फिर भी आप जो है तैयारी बना के रखिए। एग्ज़ाम कभी भी आए लेकिन हमें अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।